हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। तो टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। वाई आई फेल्ड इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्यों मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा बार बार। इस तरीके से बहुत सारे मैसेजेस आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाता है। अभी रिसेंटली मैंने एक मेंस का सेशन डाला था कि मेंस की तैयारी कैसे करें, कैसे मैंने तैयारी करी, तो उन पर डिटेल्स में मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें बहुत सारे मैसेजेस ये आ रहे थे कि सर मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, आई एम अगेन एंड अगेन आई एम फेलिंग इन प्रीलिम्स ओनली। तो बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज है कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा। तो मेंस की तैयारी करके क्या फायदा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं करोगे तो आईबीपीएस आपको अलाउ नहीं करेगा मेंस में बैठने के लिए। तो अब क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक छोटी सी गलती है, शायद से आप उस गलती को समझ नहीं पा रहे हो और आपको लगता है कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में, और जो कि है भी, बट एक छोटी सी गलती की वजह से आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा। और वो इतना ज्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है, बट क्योंकि आप फेल्ड भी अगर आप हो रहे होगे तो आप एक बार देखना, मार्जिन आपका 2 से 3 नंबर का हो रहा है फील्ड में, 4 नंबर का, मैक्सिमम 5 नंबर का, इससे ज्यादा मार्जिन नहीं हो रहा होगा, है ना। अब उसको समझते हैं कि क्यों आपका दिक्कत हो रहा है, और आप थोड़ा सा अगर कवर अप कर लोगे ना चीजों को, तो कभी आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। जो मैं आज बताने वाला हूं ना, आप एक बार, मैं ये नहीं बोलूं कि आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, हो सकता है आपके कोई और रीजन की वजह से आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा, बट जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अगर उस रीजन की वजह से, तो आप एक बार ध्यान देना। मोस्टली लोगों का मेरे को लगता है होता है 80-90% बच्चों का ये गलतियां करते हैं वो, और इसी वजह से उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं पहले चीजों को, ताकि इजीली समझ में आए। मान लेते हैं कि एक फैमिली है जिसमें 3 मेंबर है, आपके प्रीलिम्स एग्जाम में भी 3 ही सब्जेक्ट है ना आपके। तो एक फैमिली में 3 मेंबर है, मदर, फादर एंड सन। मदर की इनकम 10,000, फादर की इनकम 10,000 और सन की इनकम है 6,000। मतलब फैमिली की टोटल इनकम कितनी है 26,000, और फैमिली का एक्सपेंडिचर कितना है 20,000। एक एग्जाम्पल मानते हैं, जो नेबर्स होते हैं ना, उन्होंने बोला कि आप अपने बेटे की भी जॉब 10,000 वाली लगवा दो। तो उन्होंने बोला कि क्या जरूरत है, हमारी एक्सपेंडिचर 20,000 है, बेटा 6,000 कमा रहा है, ऐश कर रहा है, ठीक है। एक दिन क्या हो गया, अचानक से 1 महीने में उसकी मदर की जॉब चली गई। तो अब कमाने वाले कौन है, पिताजी 10,000, बेटा 6,000। तो क्या उस महीने में उस फैमिली को दिक्कत होगी, खाने में प्रॉब्लम होगी, रहने में प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी परेशानियां होगी। लेकिन अगर उस पिताजी ने और माताजी ने कुछ दिन पहले अपने पड़ोसी की बात मान के अपने बेटे की सैलरी जो 6,000-7,000 थी, थोड़ा सा और बढ़ा देते, 10,000 तक पहुंचा दिए रहते, तो आज उनको दिक्कत नहीं होती ना। बिल्कुल यही आपका प्रीलिम्स कह रहा है कि आपके पास 3 सब्जेक्ट है, और 80-90% जो मैं बात कर रहा हूं ना, हर किसी बच्चे का कम से कम 1 से 2 टॉपिक बहुत स्ट्रांग होता है। किसी का मैथ्स, क्वांट और रीजनिंग स्ट्रांग है तो इंग्लिश वीक है, किसी का रीजनिंग और इंग्लिश स्ट्रांग है तो क्वांट वीक है, किसी का क्वांट और इंग्लिश स्ट्रांग है तो रीजनिंग वीक है। मतलब हर किसी का कोई न 2 स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का 2 सब्जेक्ट तो स्ट्रांग है, एक सब्जेक्ट वीक नहीं है, मैं बोलूंगा एवरेज से थोड़ा सा कम है। वो क्या सोचता है कि मैं जो स्ट्रेंथ वाला टॉपिक है ना, मैं उस पर गेम खेल जाऊंगा, मैं उस पर मार्क्स गेन कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जिसका मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि क्वांट और रीजनिंग जिसका स्ट्रांग है, वो क्या सोचता है कि मैं 70 में से ना मैं कोशिश करूंगा 50 लेके आ जाऊं। मैं एक पीओ की बात कर रहा हूं, एक सिंपल में एक पीओ एग्जाम की 70 में से मैं 50 क्वेश्चन बना दूं, 50 क्वेश्चन मेरे आ जाए, और मैं यहां से 8 नंबर लेके आ जाऊं, तो सेक्शनल अगर है तो मैं वो क्वालिफाई कर जाऊंगा और मेरा क्लियर हो जाएगा। ऐसा सोचते हैं अपन। और जब हम मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं तो ऐसा हो भी रहा होता है कि 50, 52, 55 आपके क्वांट और रीजनिंग से आ भी रहे होते हैं, और 5-7 नंबर आप इंग्लिश का कर रहे हो। और ऐसे में आप कर क्या देते हो कि आप क्वांट रीजनिंग पे और ज्यादा ध्यान देते हो, और इस चक्कर में इंग्लिश छूट जाता है, या फिर आपका जो भी वीक टॉपिक है वो आपका वीक टॉपिक ऐसे ही रह जाता है, 2 स्ट्रेंथन टॉपिक आपके और स्ट्रेंथन होते चले जाते हैं। लेकिन आईबीपीएस का एग्जाम एक शिफ्ट में तो होता नहीं है, 8-10 शिफ्ट में, मिनिमम 8 मैक्सिमम 10 शिफ्ट तक, 12 शिफ्ट तक भी चला जाता है आपका पेपर होता है। तो पेपर जब भी बनाया जाता है ना, वो बैलेंस्ड बनाया जाता है, इसलिए कि ना कट ऑफ ज्यादा भाग जाए आगे, और ना पेपर ज्यादा इजी हो जाए। क्योंकि पेपर इजी होगा, कट ऑफ चला जाएगा। आप देखते होंगे कि किसी बार पीओ का भी कट ऑफ 71-72 चला गया था एसबीआई का एक बार। क्यों? क्योंकि पेपर इजी था। तो पेपर को बैलेंस बनाया जाता है, जो आपके 2 सब्जेक्ट होंगे उसको इजी टू मॉडरेट में डाला जाएगा, एक सब्जेक्ट को आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट डाल दिया जाता है, या फिर डिफिकल्ट डाल दिया जाता है।
तो होता क्या है, अब मान लो 12 शिफ्ट में पेपर है, आपका एक ऐसा शिफ्ट आ गया जिसका क्वांट और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, उसमें क्वांट और रीजनिंग इजी टू मॉडरेट आया और इंग्लिश डिफिकल्ट आ गया, उस बार आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जिस अप्रोच के साथ एग्जाम में जा रहे थे, आपको वही पेपर मिल गया, आप एस कर गए पेपर को। आपने 55 वहां से कर लिए, 7 नंबर आपने इंग्लिश में लेके आ गए, 62 नंबर आ गया, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका जिस शिफ्ट में पेपर है, उस शिफ्ट में क्वांट मॉडरेट टू डिफिकल्ट नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया और इंग्लिश एवरेज आ गया। तो अब क्या हो गया, जो आपने 50 का टारगेट यहां से किया था कि मेरे को यहां से करना है, वो 50 नहीं हो पाया आपसे। आप बेशक क्वांट में 20 ही कर पाए और रीजनिंग में आपने 25 कर लिया, तो 45 आप वहां से कर रहे हो। तो अगर आपका जो वीक टॉपिक था, अगर आप उसको आज एवरेज पे भी मेंटेन करके रखते, तो क्या वो जो 5 नंबर आपका माइनस हुआ है क्वांट से, क्या वो कवर करके दे जाता आपको? क्योंकि इस बार इंग्लिश इजी वाले शिफ्ट में चला गया, जिस शिफ्ट में पेपर इजी, जिसमें इंग्लिश इजी है, आप उसको 5 नंबर आपको अप करना था। तो आपको वो जो तीसरा वीक टॉपिक है ना, अब आपको उसको बिलो एवरेज नहीं रखना है। अगर आप उसको बिलो एवरेज रखोगे तो फिर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, ये बात श्योर शॉट है। आपका 2 टॉपिक स्ट्रांग है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लेकिन आपको तीसरे सब्जेक्ट को बिल्कुल बिलो एवरेज नहीं रखना, आपको एटलीस्ट एवरेज तक रखना है। अगर आप अबव एवरेज कुछ रख रहे हो तो वो आपके लिए बेनिफिट ही करके जाएगा। अरे बात समझ में? तो एक छोटी सी भी गलती है, आपका स्ट्रेंथन टॉपिक स्ट्रेंथन है बहुत बढ़िया, जो आपका मजबूत टॉपिक होता है, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ना, आपको स्ट्रॉन्ग करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, घर की नींव बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उस पर दीवार खड़ी करने में बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम टाइम में दीवार खड़ी हो जाती है ना। तो आपने बेस बना लिया अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक का, आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो अब आपको उस पर प्रैक्टिस करके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो भी काम होगा, लेकिन जो वीक है ना, उसको एवरेज तक लाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश लगेगा। ठीक है, तो एक छोटी सी मिस्टेक ये कर रहे हो, एक बार कोशिश करके देखना, एक बड़े भाई की तरह एक एडवाइस मान के देखना, शायद से आपका भी सिलेक्शन हो जाए प्रीलिम्स में। और मेरे को ऐसा लगता है अगर आप इस मिस्टेक की वजह से कर रहे हो, तो अभी भी 20-25 दिन आपके पास एसबीआई क्लर्क 2022 के एग्जाम के लिए है। तो अगर आप भी एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली एक बार इसको ट्राई करके देखो, शायद से आप भी एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स आपका पहली बार में क्लियर हो जाए। हो सकता है कि एसबीआई क्लर्क के लिए आप तैयारी करो, पहली बार में आपका एसबीआई क्लर्क क्लियर हो गया प्रीलिम्स। तो अगर आपको लगता है कि आप भी ये मिस्टेक्स कर रहे हो, तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट डाल देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।